जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी फर्स्ट बुक का 7वां चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की, समकालीन विश्व में सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा को लेकर विश्व राजनीति में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है जो कि सबसे ऊपर हो, जो ये गारंटी दे दे भी पूरा विश्व है वो सुरक्षित है। कुछ लोगों का मानना है भी यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इसमें अहम रोल अदा करता है, लेकिन आपको बताना चाहूं और पीछे के अध्यायों में आपने ये बात जानी भी है भी यूएनओ भी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर मौन है। यूएनओ की जो बनावट है उसके अनुसार अगर बात करें तो यूएनओ अपने सदस्य देशों का गुलाम है, तो यूएनओ भी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद को तय करनी होती है, यानी अपने देश की सुरक्षा वो खुद देश ही करे। यही सिस्टम यहां पर चलता है दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या विश्व की सुरक्षा को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं उनको अच्छे से समझेंगे और किस प्रकार की जो नीतियां हैं वो अपनाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, एक बेसिक अर्थ इसका क्या है। तो इसे कहा जाता है खतरे से आजादी। बुनियादी अर्थ का मतलब है खतरे से आजादी, यानी मानव जीवन में व्याप्त जो खतरे हैं उनको दूर करना ताकि मानव शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। यह मतलब होता है सुरक्षा का। सुरक्षा की धारणाओं की बात करें तो दो प्रकार की धारणाएं हैं, दो प्रकार के विचार आते हैं इसमें। एक है पारंपरिक, परंपरागत, और दूसरा है गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। तो इन शब्दों को इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है किसी देश की सुरक्षा से, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हम इसमें जानेंगे। और अपारंपरिक या गैर पारंपरिक की बात करें तो इसमें संपूर्ण विश्व और लोगों की सुरक्षा की बात है वो की जाती है। तो सबसे पहले बात करें पारंपरिक सुरक्षा की जो अवधारणा है, जो सोच है वो क्या है। इसमें भी हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा को लेकर बात करें तो यानी कोई देश अगर हमला कर देता है, यानी सैन्य हमला जिससे जनसंहार होता है, शक्ति संतुलन की बात, गठबंधन की बात और शस्त्रीकरण यानी हथियारों की जो होड़ है, ये मुद्दे इसके अंतर्गत रहेंगे। तो बाहरी सुरक्षा का अगर सामान्य अर्थ में हम जाने तो बाहरी सुरक्षा से मतलब है किसी दूसरे देश के सैन्य हमले से, यानी बात करें सैन्य खतरों की बात करें, सैन्य हमलों की बात करें तो किसी देश के लिए सबसे जो अधिक खतरनाक माना जाता है वो ये सैनिक हमला है, जो कौन करेगा, कोई दूसरा देश करेगा। तो दूसरे देश के सैन्य हमलों से जो सुरक्षा की बात आती है वो पारंपरिक बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। और उसके केंद्रीय मूल्यों पर भी खतरा होता है। केंद्रीय मूल्य मतलब उस देश की संप्रभुता, उस देश की स्वतंत्रता और उस देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देता है वो देश। तो बाहरी सुरक्षा में हमारा मुख्य जो बिंदु रहेगा वो है सैन्य हमला, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा यानी देश के भीतर जो अंदरूनी खतरे हैं हमारी, उनकी बात इसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या हो सकता है, आपसी जो लड़ाई है देश के अंदर, गृह युद्ध हो सकता है, कानून जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है, सरकार के प्रति लोगों की असंतुष्टि हो सकती है। तो ये सुरक्षा की जो आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर है वो निर्भर करता है। और इसका मतलब है अपने ही देश के लोगों से जो खतरे की बात आती है वो सारी बातें किस में आ जाती है,
आंतरिक सुरक्षा में। कानून व्यवस्था, अलगाववाद यानी कोई दूसरा देश बनाने की बात, कुछ अलगाववादी ताकतें होती है जो उस क्षेत्र विशेष को उस देश से अलग करने की बात करती है, लोग आपस में लड़ते हैं। तो जब दूसरे देश से खतरा होता है तो वो हमारी बाहरी सुरक्षा का मुद्दा हो गया। अपने ही देश के भीतर लोगों से खतरा है तो वो हमारी आंतरिक सुरक्षा का इश्यूज आ जाता है। तो बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक तो ये पारंपरिक धारणा है, इसको अच्छे से जान रहे हैं हम। और अपारंपरिक की बात कर ले तो दो तरीके से हम इसको समझेंगे। एक तो मानवता की सुरक्षा को लेकर, मानवता की सुरक्षा को लेकर अगर व्यापक अर्थ में बात करूं तो हम भूख, महामारी और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और विश्व की सुरक्षा की जो नवीन चुनौतियां हैं जैसे आतंकवाद है, बीमारियां जो कि मानवता की सुरक्षा में भी आ गई, और जलवायु संकट, क्लाइमेट चेंज से जो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और उस इन्वायरमेंट की वजह से मानव प्रभावित हो रहा है, ये सारी चीजें हम अपारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत है, वो जानेंगे और समझेंगे। अब टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं किस बिंदु को लेकर, हमारी पारंपरिक सुरक्षा को लेकर, जिसमें बाहरी सुरक्षा में, जिसमें मैंने अभी बताया हम सैन्य हमलों की उनकी बात करते हुए और आंतरिक सुरक्षा को साथ में शामिल करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। पारंपरिक सुरक्षा धारणा के आधार पर बात करें भी, जब कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है तो क्या होता है। देखिएगा, बुनियादी तौर पर किसी देश के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। यह अपने आप में एक प्रश्न भी बनता है बोर्ड परीक्षा में भी, बुनियादी तौर पर किसी देश के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प होते हैं, बताइए। 3 विकल्प। एक तो होता है भी वो आत्मसमर्पण कर दे, ठीक है भैया हथियार डाल दिए हमने तो। दूसरा है भी दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के ही मान ले, अथवा उसे इतना डरा देना कि वो युद्ध से पीछे हट जाए, ये काम किया जा सकता है। तीसरा है हमलावर को पराजित कर दे, भी युद्ध किया और युद्ध में हम जीत जाए, या तो आत्मसमर्पण कर दे या बिना युद्ध के ही उसकी बात को मान ले जिस बात को वो मनाना चाह रहा है, या उसको इतना डरा दे भी भैया ये देश तो शक्तिशाली है, वो पीछे हट जाए, या फिर हमलावर को हम पराजित ही कर दे, हरा दे। तो ये कोई भी विकल्प है वो अपनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं भी परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं, साधन कौन से हैं। तो बात करें, सबसे पहला आता है अपरोध। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में भी, अपरोध क्या है। तो देखिएगा, सुरक्षा नीति के अंतर्गत युद्ध की आशंका को रोकना अपरोध कहलाता है। युद्ध की आशंका हो रही है, हम पहले ही युद्ध होने से पहले इस स्थिति को भांपकर वो उस युद्ध को टाल दें, भी होने ही नहीं दें, तो वो कहलाता है अपरोध। दूसरा आता है कि युद्ध को सीमित रखना अथवा उसको समाप्त कर देना, यानी देश की सुरक्षा के लिए हम एक जरूरत के अकॉर्डिंग उतना युद्ध कर लें और या उसको युद्ध के द्वारा है वो समाप्त कर दें उस चीज को अपने देश की रक्षा के लिए, तो ये रक्षा होगी। तीसरा आता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन यानी भी अपना पड़ोसी देश है वो हमसे कितना पावरफुल है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम उसके अनुसार अपने आप को बैलेंस कर लें। तो शक्ति संतुलन में हम क्या करेंगे, हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, अपनी आर्मी को है वो बढ़ाएंगे, और साथ में ही आर्थिक और प्रौद्योगिकी की जो ताकत है उसको भी हम बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक और टेक्निकल रूप से भी हम स्ट्रोंग होंगे, और ये सैन्य शक्ति का आधार भी है। तो अपने आप में एक छोटा प्रश्न बन जाता है भी सैन्य शक्ति का आधार क्या है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति को, पावर को बढ़ाना, ये सैन्य शक्ति का आधार है। तो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपनी सैन्य पावर को बढ़ा लेंगे। उसके बाद में चौथा जो एलिमेंट आता है वो है गठबंधन बनाना। भी सैन्य हमलों को रोकने या उसकी रक्षा के लिए कई देश मिलकर है वो गठबंधन बना लेते हैं, और गठबंधन के तहत वो लिखित संधियां भी
कर लेते हैं। जैसे आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने नाटो संधि, वार्सा संधि उनकी बात की। अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर नाटो संधि कर ली। उसका मतलब यह था भी उन सदस्य देशों के ऊपर कोई भी अगर हमला करेगा तो सभी देश मिलकर उसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से संधियां कर लेते हैं। और इस गठबंधन का आधार क्या हुआ? फिर इसका आधार है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और साथ में ही जो भी ये गठबंधन बनते हैं ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, भी उस देश का खुद का उसमें क्या फायदा हो सकता है, ये चीज इसमें शामिल रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें भी, अमेरिका की बात करें भी 1980 के दशक में जब संयुक्त जो अपना था यूएसएसआर, सोवियत संघ था, उसके ऊपर जब इस्लामी उग्रवाद का हमला हो रहा था तो अमेरिका ने कहा बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन जब आप याद कीजिए ओसामा बिन लादेन को, जब अल कायदा का उसके खुद के ऊपर 11 सितंबर को जब हमला हुआ तो अमेरिका हिल गया। उसने पहली बार आतंकवाद को फेस किया भी क्या चीज हो सकती है, तब उसने उस चीज का विरोध किया, क्योंकि अब उसको लग रहा था भी अब तो अपने देश के ऊपर बात है वो आ चुकी। तो उसके बाद उसने आतंकवाद का भी वो विरोध किया। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है जब भी कोई व्यक्ति गठबंधन में कोई देश है वो शामिल होता है तो उसके लिए। तो ये तो हुई अपनी भी युद्ध होने की संभावना रहे तो क्या विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं। परंपरागत हमारी सुरक्षा नीति के एलिमेंट क्या है? अपरोध, रक्षा, शक्ति संतुलन या गठबंधन आ जाते हैं। अब पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो हमने आपको बताया था भी उसके अंदर देश के अंदर की जो लोग हैं उन्हीं से प्रॉब्लम है वो रहती है। अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं तो आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में दो बड़े गुट बन गए, शीत युद्ध है वो स्टार्ट हो गया, एक तरफ यूएसए का गुट और एक तरफ यूएसएसआर का गुट। स्टार्टिंग में आंतरिक सुरक्षा को कोई ज्यादा गंभीर मुद्दा है वो नहीं माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे देश आजाद होते गए, जैसे एशिया और अफ्रीका के देश आजाद होते गए, तो उन आजाद हुए देशों को दूसरे देशों से तो पड़ोसी देशों से तो खतरा था ही, साथ में ही उन देशों को यह लग रहा था भी उनके अंदर की जो लोग हैं, जो अलगावादी लोग हैं, वो भी अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो उनसे निपटना भी जरूरी था। स्टार्टिंग में कोई आंतरिक सुरक्षा कोई विशेष नहीं थी, लेकिन जैसे ही एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश थे उनके सामने कुछ आंतरिक जो सुरक्षा का खतरा है वो उत्पन्न हुआ था। और इसका साथ में हम कंपैरिजन भी कर ले यूरोपीय देशों के साथ भी, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। वो दो मायने कौन से हैं? एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका, जैसे भारत और पाकिस्तान को देख लें हम, दोनों को ही ये डर रहता है भी कोई हमला है वो नहीं कर दे। एक तो ये हो गई अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, दूसरा आंतरिक जो सैन्य संघर्ष है उसकी भी चिंता है वो बनी रहती है। तो एशिया और अफ्रीका के जो नए आजाद देश थे उनको ये दो समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ रही थी। तो ये अपने आप में बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति है वो किस प्रकार से रहती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हो। चलिए देखते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति क्या रही है। क्या युद्ध स्वयं या दूसरों को जनसहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए? एक देश दूसरे देश के ऊपर अगर हमला कर रहा है तो खुद को बचाने के लिए, या जनसहार है लोगों को मरने से बचाने के लिए ही करना चाहिए? भी कोई दूसरा देश अटैक कर रहा है, अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा भाई। क्या युद्ध के साधनों का भी सीमित प्रयोग होना चाहिए? तीसरा आता है क्या निहत्थे व्यक्ति जिसके पास हथियार नहीं है और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए? और चौथा जो युद्ध नीति का हिस्सा है वो है कि बल प्रयोग भी तभी किया जाना चाहिए जब शेष सभी उपाय है
वो विफल हो जाए। मान मनोहार जब विफल हो जाए, हम हर तरीके से उसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया हम आपको परेशान नहीं कर रहे, और फिर भी नहीं माने, तो फिर लास्ट हथियार युद्ध ही बचता है। तो ये हमारी परंपरागत धारणा में युद्ध की 4 नीतियां रही है। इन नीतियों में आप कुछ समझ पा रहे होंगे भी सुरक्षा के ये परंपरागत तरीके इस संभावना पर आधारित है कि देशों के बीच किसी न किसी रूप में सहयोग है, उसकी संभावना रहती है। खुद अपने आप में ये क्लियर हो रहा है भी डायरेक्ट हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम समझौता भी चाहते हैं, हम उनको मनाना भी चाहते हैं। और सहयोग किस प्रकार से दिखाई देता है, उसमें पहली कड़ी आती है निशस्त्रीकरण की। शस्त्रीकरण होता है हथियार बढ़ाना, निशस्त्रीकरण का मतलब है अस्त्रों शस्त्रों को कम करना या नष्ट करना। भी बहुत से देश आपस में मिलकर ये निर्णय कर लेते हैं या कोई संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, भाई हम अस्त्र शस्त्रों को नहीं बढ़ाएंगे या जो हमारे पास है उनको नष्ट कर देंगे। तो इससे पता चल रहा है भी युद्ध नहीं चाह रहे, वो भी सहयोग की नीति चाहते हैं, विकास की नीति चाहते हैं। और निशस्त्रीकरण के तहत संधियों की बात करें तो जैविक हथियार संधि हुई, बायोलॉजिकल वेपन्स जो संधि है वो हुई, कब हुई? 1972 में हुई, और 155 से अधिक देशों ने इसमें जो हस्ताक्षर हैं वो किए हैं। तो जैविक हथियार संधि निशस्त्रीकरण को प्रेरित करती है। और दूसरा है रासायनिक हथियार संधि, CWC जिसको कहते हैं, ये 1992 में हुई और इसमें 181 देश है वो शामिल है। तो इन संधियों से पता चल रहा है भी सहयोग की भावना भी जिंदा है। इसी प्रकार से और करें, अस्त्र नियंत्रण की और भी संधियां हुई, जैसे ABM 1972 में, साल्ट फर्स्ट सेकंड, स्टार्ट, NPT 1968। ये इन संधियों के बारे में आप फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में इन सब के बारे में पढ़ चुके हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस चैप्टर के अंदर भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब यहां इनको हम दोबारा नहीं करेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट चैप्टर की ये सारी बातें क्लियर होगी। जैसे NPT 1968 क्या रखी थी इसमें सर, भी 1967 से पहले तक जिसने हथियार बना लिए वो परमाणु हथियार या जो भी रख सकता है, या जिसने परीक्षण कर लिया वो भी रख सकता है, बाकी नहीं बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की सारी बातें हम उस चैप्टर में कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक और बिंदु आता है विश्वास बहाली के उपाय। इसके अंदर क्या है, हमारा कोई प्रतिद्वंदी देश है, जैसे भारत की बात करें तो अपना प्रतिद्वंदी जो देश है उसका नाम पाकिस्तान है। तो प्रतिद्वंदी देश है वो किसी गलत फहमी में युद्ध के लिए तैयार न हो जाए भी हम अपने आर्मी को इधर उधर कर रहे हैं या कहीं भर्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान कहीं यह न समझ लें भी वो तो हम भारत है वो हम पर युद्ध करने की फिराक में है। तो प्रतिद्वंदी देश किसी गलत फहमी में युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाए, इसके लिए सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदता वाले देश है वो सूचनाओं का और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं भैया हम तो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, न कि हम आपके साथ लड़ने के मूड में हैं। और साथ में ही अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी बता देते हैं। तो ये विश्वास बहाली के उपाय है। जब हम पड़ोसी देश को सूचना दे देंगे भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान से हम अपने प्रतिद्वंदी जो देश होता है उसके साथ विश्वास बहाली है वो कायम रख सकते हैं। तो ये था आज का अपना परंपरागत सुरक्षा को लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें। और इस प्रकार आपने देखा है भी सुरक्षा की परंपरागत धारणा है वो मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका पर आधारित है। और सुरक्षा की ये परंपरागत धारणा जिसमें माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। जब सैन्य बल बढ़ेगा तो सुरक्षा को खतरा है, दूसरा देश चौकन्ना हो जाएगा, क्या बात हो रही है। तो सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। तो दोनों ही बात निकल गई, सैन्य बल से बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन सैन्य बल से ही हम हमारे देश को सुरक्षित है वो रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी सुरक्षा को लेकर परंपरागत धारणा चाहे बाहरी रूप में है चाहे आंतरिक रूप में है आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
चलिएगा आगे हम फिर बात करेंगे गैर पारंपरिक या अपरंपरागत सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।